तो बताओ कल क्या पढ़ रहे थे? दिखाना बेटा एक बार। मध्यकाल पढ़ाया था ना, वो कहाँ गया? जा रहा है बावली? तो फिर चली गई थी क्या? अच्छा, ये रहा, तो वो बताती ना। चलो ठीक है। दोस्तों, यदि अफगानिस्तान के मैप को आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और यहां पर भी आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो अफगानिस्तान है, इसमें ये जो सफेद रंग में जो भी है, ये सारी बर्फ है। यानी कुल मिलाकर के पहाड़ियां हैं या फिर बर्फ है। यानी तो यहाँ उपजाऊ मैदान यानी जो हरा रंग का जो है वो सिर्फ यहाँ पर है। कुछ एक जगह सिर्फ यहीं पर खेती हो सकती है, बाकी अफगानिस्तान में खेती नहीं हो सकती। इसलिए सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुए वो अफगानिस्तान के थ्रू भारत पर हुए। शुरू में भारत की यदि बात करोगे तो अभी कल्पना कर लो कि भारत का मैप जो है वो इस समय, यानी जब हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये भारत में शामिल था। यानी भारत की सीमा यहां तक थी अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और यहां जहां पे कोंदाज लिखा हुआ है, इसका नाम पहले यहां राज्य था और उस राज्य को कहते थे हिंदू शाही वंश। इस राज्य का नाम था हिंदू शाही वंश। शाही वंश। और यहां जो राजा थे वो राजपूत शासक थे। राजपूत यहां प्रशासन करते थे। यानी कुल मिलाकर के मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत की सीमा अभी तक भी यहां तक थी। ये पूरा भारत था। अब इस पर आक्रमण के लिए दो स्थान, एक इस जगह, ये जो अफगानिस्तान का कंधार का क्षेत्र है, ये कंधार यहां रह गया, लेकिन अफगानिस्तान का ये जो कंधार के पास का क्षेत्र है, यहां पर एक राज्य का विकास हुआ जिसे गजनी कहते हैं। गजनी, गजनी। अब ये जो मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण किया वो यहां से किया। बाद में दूसरा राज्य जो गोरी का विकसित हुआ था, तो वो गोर जो है वो उनकी राजधानी थी। और ये गोर यहां पर, तो गोर यहां और गजनी यहां पे, इन दोनों ने भारत पर आक्रमण किया, जीता। और इसका प्रभाव मोहम्मद गोरी का सबसे ज्यादा रहा। लेकिन इस अफगानिस्तान की यदि और बैक में जाओगे
तो इतने वाले अफगानिस्तान को किसने जीता? पहले तो यहां ये भी भारत का इलाका था, क्योंकि कुषाणों का इलाका था। अफगानिस्तान में आज भी गौतम बुद्ध की ये मूर्तियां मिलती हैं, सबसे बड़ी मूर्तियां, मैंने बताई थी आपको, दिखाई भी थी। तो ये इलाका जीतने वाले, भारत से ये इलाका जीतने वाले अरब थे। अरबों ने इस क्षेत्र को जीता। यदि मैं इस मैप को यदि पीछे लूं तो ये शायद सेव नहीं होता ना, ऐसा कैसा चाहे तो। अच्छा, ओके, चलो बाद में दूसरा निकाल लेंगे अपन, बजाय सेव करने के। कोई ना, मैप ऑफ यदि एशिया को देखोगे, तो इसमें भी मैं मैप ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट गलत डाल दिया। मैप ऑफ एशिया कंट्रीज, नेचुरल भी तो मिलेगा, ज्योग्राफिक डाल देता हूं मैं। तो ये लो साहब, ये भी आ गया। तो अब आप इन घटनाओं को यूं समझिएगा, ये जो ग्रीन हिस्सा है वही खेती के लायक और रहने लायक है, वो सबसे ज्यादा भारत में है। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं कि चाइना का क्षेत्रफल भले ही ज्यादा है भारत से, लेकिन कृषि क्षेत्र भारत का ज्यादा है चाइना से। वैसे चाइना, चीन भारत से कोई 3-4 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन खेती लायक वहां जमीन नहीं है। तो अब खेती लायक जमीन कहां पर थी? ये आज पाकिस्तान सहित मैं भारत को बनाऊं तो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा भारत का, ये लो, ये जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का क्षेत्र है, काफी कुछ। अब इसमें भी अफगानिस्तान की यदि बात करें तो अफगानिस्तान का ये क्षेत्र भी भारतीय था। ये लो, ये भी भारत था। अब हुआ क्या कि यहां एक दूसरे धर्म का विकास हुआ मक्का और मदीना में। उससे पहले ये लोग भी लगभग मक्का में एक जगह है जिसको काबा कहते हैं, काबा, तो उसमें पत्थर की मूर्ति थी काले रंग की और उसकी पूजा करते थे। तो लगभग एक जैसा था मामला। बाद में ये जो अरब थे, ये सऊदी अरब का इलाका है सारा, इन अरबों ने इस्लाम के उदय के बाद खलीफाओं के नेतृत्व में चारों तरफ आक्रमण किया, इसलिए अफ्रीका में भी ये तुरंत पहुंच गए। ये अफ्रीका महाद्वीप, इसलिए अफ्रीका जो है लगभग लगभग आधा अफ्रीका मुसलमान धर्म को स्वीकार करता है। फिर इन्होंने तेजी से यहां पर भी आक्रमण किया, और ये इराक का क्षेत्र है, और ये यहां पहले यहूदी रहा करते थे, जो अरब इजराइल की जो कहानी है वो, और यहां इजराइल देश था। बाद में अरबों ने यहां पर जब अत्याचार किए तो यहूदी आधे तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, आधे भाग गए। जब वो भाग गए तो अब वो दोबारा आए यहूदी, और वो उन्होंने इजराइल अपना देश दोबारा बसा लिया। और जो इस्लाम में दीक्षित हो गए थे वही यहूदी जो धर्म परिवर्तित थे वो फिलिस्तीनी बन गए। यानी आज अरब इजराइल में यदि झगड़े को देखोगे तो इनके बैक में जाओगे तो दोनों भाई है, बस फर्क क्या है, एक ने इस्लाम कबूल नहीं किया वो तो इजराइल हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया वो फिलिस्तीन हो गया। हमास जो आजकल पढ़ते हैं ना आप लोग न्यूज में, तो हमास जो है वो क्या है, वो वास्तव में ये गाजा, ये क्या है, ये है तो इजराइल देश के निवासी, यहूदी हैं दोनों, लेकिन बाद में वे वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इजराइल वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। फर्क इतना ही था। तो अरबों ने चारों तरफ जीत हासिल की,
मिस्र वगैरह, ये चारों तरफ कहीं पर भी जहां भी गए, फिर यहाँ ईरान में आए। ईरान ताकतवर देश था। ईरान को पहले पर्सिया कहते थे, पर्सिया, बाद में फारस नाम पड़ा और आजकल उसे ईरान कहते हैं। यहां के लोगों ने इस्लाम कबूल तो कर लिया, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं कर पाए। अर्थात यहां से 10% जो लोग थे वो तेजी से, अब पास में कौन सा देश है? भारत। भाई यहां तक भारत थे, ईरान और भारत तो सीमावर्ती थे, इसलिए ये जो ईरानी है वो लोग भारत आ गए और आज भी रहते हैं। अब बंबई में, गुजरात में भारी संख्या में ईरानी रहते हैं। पारसी जिसे हम कहते हैं, पारसी लोग, जैसे रतन टाटा है पारसी, फिरोज शाह मेहता पारसी, जैसे मैंने आपको बताया था ये अपने दादा भाई नौरोजी पारसी, आज स्मृति ईरानी की बात कर लो पारसी। तो ये लोग पारसी हैं और ये भागे हुए हैं ईरान से। इन्होंने धर्म नहीं बदला, इनका पर्शियन धर्म था, सूर्य की पूजा करते थे, आज भी करते हैं, अग्नि को पवित्र मानते थे, आज भी मानते हैं। तो ये लोग जो है भाग करके आ गए, लेकिन अरबों ने चारों तरफ अटैक किया। अब पर्सिया को जीतने के बाद अब उनका अगला टारगेट कौन सा हो गया? ये भारत, ये भारत का इलाका, ये अफगानिस्तान भी भारत में था, इसलिए इन्होंने इस क्षेत्र पर सबसे पहले अटैक किया। अतः ये क्षेत्र जो था इस्लाम में दीक्षित हो गया। अब ये जो इस्लाम में दीक्षित हुए इन लोगों ने बाद में, अरब तो रुक गए। अच्छा, अरबों ने भारत पर अटैक सबसे पहले किया था बलूचिस्तान, यहां लोग कम रहते थे, और यहां सिंध, देखो ये ग्रीन बेल्ट दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन पट्टी, तो ये उपजाऊ प्रदेश था, ग्रीन पट्टी वाला ये उपजाऊ प्रदेश था। और इस उपजाऊ प्रदेश को इन्होंने जो है सबसे पहले अधिकृत किया। इन अरबों का भारत पर पहला आक्रमण यहां हुआ सिंध पर, सिंध पर। और सिंध पर आक्रमण करने वाला कौन था? मैंने आपको बताया, मोहम्मद कासिम। इसने आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। अब 712 में आक्रमण किया था, तब सिंध का एक राजा था, सिंध का, वो कास्ट से नाई था, मतलब नाई राजा था, और उसका नाम था दाहिर। वैसे सिंध में दारा नाम बहुत बड़ा फेमस है, तो दारा कहते थे, लेकिन उसका सही नाम दाहिर। तो दारा जो था वो यहां का राजा था, और उसकी हार हुई, उसके परिवार को जो है समाप्त कर दिया गया और उसकी भी हत्या कर दी गई। और इस बात का उल्लेख हमें किस पुस्तक में मिलता है? चचनामा में। चचनामा में सिंध का इतिहास मिलता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके लिखाता चलता हूं, मेरे को लंबी चौड़ी रामायण नहीं लेनी, समझने की कोशिश सबसे ज्यादा करनी है। तो अरबों का आक्रमण की कल हेडिंग आपने डाल रखी होगी, तो लिखेंगे इसमें, एक नंबर आपने हेडिंग डाली है सिंध पर अरबों का आक्रमण, ये डाली ना, तो इसमें लिखेंगे 712 में जितना हो सके उतनी समझने की कोशिश करना, घर पर जाकर के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैप जो है, मैप वो सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। पूरा मध्यकाल सिर्फ मैप पर चलेगा, आप रट नहीं सकते, इतिहास को रटा जा ही नहीं सकता। इसलिए हो सकता है आज, मतलब जब मध्यकाल आप पढ़ो, और 10 दिन वास्तव में नहीं लगेंगे मध्यकाल में, ये बात सही मान लो आप, लेकिन हम लोग इसको जितना उसके मैप से पढ़ें और यहीं कहीं यहीं याद कर लो, कोशिश करना कि यहीं कहीं यहीं याद हो जाए। ओके, तो लिखिएगा दोस्तों, 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में क्या हुआ? कुछ नहीं, आप लोग डर गए, ऐसे डरा मत करो यार। ओके, चलो, 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने, सॉरी, मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में अरबों ने, मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। सिंध का राजा दाहिर
दाहिर मारा गया। इसका उल्लेख चचनामा में मिलता है, चचनामा में मिलता है। अच्छा याद रखें, चचनामा का कोई लेखक नहीं है, मतलब उसका लेखक जो है, उसका वो जो पन्ना जो लेखक का था खुद के बारे में लिखा, वो फट गया, तो अब लेखक का कोई पता ही नहीं है किसने लिखी थी। तो याद रखेंगे कि चचनामा का कोई लेखक नहीं, अज्ञात है लेखक। ये ग्रंथ है, पुस्तक जिसको अपन कह सकते हैं फारसी में लिखी हुई, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, चचनामा में सिंध का इतिहास उल्लेखित है। चचनामा में सिंध का इतिहास उल्लेखित है। सिंध का इतिहास उल्लेखित है। ओके, एक्चुअली हमारी इतिहास की समस्या है, ये बात भी कोई बेचारा अज्ञात लेखक था जो लिख गया, मर गया, तो हमें पता, अच्छा अच्छा ओहो सिंध पर वो उन्होंने आक्रमण किया था। बाकी हमें, हमारे राजाओं को या फिर भारतीय विद्वानों को इस बात से कोई मतलब ही नहीं था, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। ये मैं बता रहा हूँ, आज 1947 तक यहाँ तक भारत है, आप लोग सीमाओं को देखिएगा, यहाँ तक भारत है। तो यहाँ तक भारत है, तो आप एक चीज को समझने का प्रयास करें कि ये जो अफगानिस्तान है, इसमें मैं आपको ये तो बता दूंगा, इस अफगानिस्तान में कि यहाँ आधा भारत था और यहाँ पर राजा था जो जयपाल आनंदपाल राजपूत राजा थे। लेकिन इस क्षेत्र पर कब किसने आक्रमण कर लिया इसका उल्लेख ही नहीं मिलता, हमें पता ही नहीं है। हालांकि जीता अरबों ने, लेकिन इतिहास में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अब अगला जो अपना क्रम है वो है, आप हेडिंग डालेंगे, अगली छोटी छोटी हेडिंग डालेंगे, अब तो छोटी नहीं है, मोहम्मद महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद, महमूद नोट मोहम्मद, महमूद गजनवी का आक्रमण। ठीक है, डाल दिया हेडिंग। अब ये महमूद कहां से आया था उसके बारे में यदि अपन बात करें, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये अफगानिस्तान का इलाका है। आप देखने का प्रयास करें, जितना हो सके उतना मैप से समझें। मैं यहां पर यदि ये डाल दूं, महमूद गजनवी, मैप ऑफ महमूद गजनवी, तो सर्च कर लेते हैं। ये लो साहब, इसके कौन कौन सा मैप लेंगे अपन जिसमें, मैं कोई बड़े अक्षरों वाला मैप देखने का प्रयास कर रहा हूं। चलो ये ज्यादा ठीक है। ये सही नहीं है, ये ठीक है। कहां गए मैप? हाँ, ये तो उसकी फोटो है। यस,
कोई बात नहीं, इसे अपन काम चला सकते हैं। उस समय की यदि स्थिति देखोगे आप, तो यहां पर कुछ राज्य जैसे सिंध राज्य, ये मुल्तान राज्य, और ये हिंदू शाही वंश मैंने आपको बताया था, और ये कश्मीर, तो और फिर यहां पर ये सफरीद साम्राज्य, यानी कि ये जो अफगानिस्तान का वो हिस्सा जो अरबों ने जीत लिया था पहले ही, और आप यहां पर सऊदी अरब का एक भाग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो आक्रमण किया, इनका जो पहला शिकार होगा इसका, वो ये हिंदू शाही वंश होगा। हिंदू शाही वंश जिसकी राजधानी उद्भांडपुर या वहंद, तो इसकी राजधानी जो थी दोस्तों, वो ये हिंदू शाही वंश की राजधानी थी उद्भांडपुर। लाल रंग से दिखेगा शायद, उद्भांडपुर, उद्भांडपुर, इसे वहंद भी कहते थे, वहंद कहते थे। और यहां का जो राजपूत राजा था, वो पहला राजा था जयपाल, फिर उसका बेटा आनंदपाल, फिर उसका बेटा त्रिलोचन पाल। लेकिन त्रिलोचन पाल के बाद में कोई नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि महमूद ने सुपड़ा साफ कर दिया, हार गए। हारने के बाद उसने वही बात कही, कौन सी, कि मौत और मुसलमान दोनों में से एक चुन लो। कुछ लोगों ने मुसलमान बन गए, कुछ लोगों ने मौत चुनी। तो सामूहिक नरसंहार किया था उसने, इतना नरसंहार किया था महमूद ने यहां पर कि उसने फिर सिर काट करके उनकी मीनार बनाई थी, और वो मीनार 5 किलोमीटर दूर से नजर आती थी, सिरों की मीनार। इतने लोगों को उसने काटा था। बाकी इस डर से कि सिर काट रहे हैं, मुसलमान बन गए। तो आज अफगानिस्तान में जो मुस्लिम हैं, वो पहले बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, और उन्हें महमूद ने इस्लाम में दीक्षित कर दिया। ठीक, तो 3 राजा लड़ेंगे, जयपाल है, आनंदपाल है और त्रिलोचन पाल। ठीक है। अब आक्रमण की बात यदि देखेंगे आप, तो इसमें महमूद का समय, ये किस समय महमूद का राज्य था, ये दोस्तों 998 में शासक बना था। कब शासक बना? 998 में शासक बना। और इसने भारत पर अटैक कब किया? 1000, पूरा 1000 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण शुरू किया, और तब से लेकर 1027 तक ये भारत में रहा। आक्रमण 26 में किया लास्ट, लेकिन 27 तक ये भारत में रहा। तो ये दौरान, इस दौरान इसने भारत पर कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए थे। इनमें पहला शिकार कौन होगा, पहला आक्रमण बात करें तो वही होगा हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश। और वहां का राजा कौन है? जयपाल। और यहां की राजधानी कौन सी है? वहंद या उद्भांडपुर। महमूद ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे कारण पूछे जाते हैं। तो कारण 2 है। नंबर 1, वो वास्तव में धन लूटना चाहता था, उसका एक उद्देश्य यह था। और दूसरा, उसने बूथ सिकन की उपाधि ली थी, बूथ सिकन की उपाधि ली थी। बूथ सिकन का अर्थ होता है मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, इसकी उपाधि ली थी। तो वो 2 टारगेट एक साथ पूरे करना चाहता था। अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी राजधानी कहां थी महमूद गजनवी की, बताओ राजधानी कहां थी? गजनी राजधानी तो है, तभी तो हम लोग इसको गजनवी बोलते हैं। याद रखें, भारत की सीमाओं के पास ही है ये क्षेत्र, दूर नहीं है। ये तो भारतीय राजपूत राजाओं का जो था आपसी फूट थी, इनका, इनकी कमजोरी थी, जो ये संभाल नहीं पाए। ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, इस अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये इलाका जो है, यहां ये गजनी है। जबकि मोहम्मद गोरी जरूर दूर का था अफगानिस्तान का,
ये गौर उसकी राजधानी। तो ये उस समय ये जो इलाका था गौर, ये चूंकि मोहम्मद गौरी करीब करीब 1192 में भारत को जीतता है, जबकि ये तो 1000 में हावी हो गया। दोनों के बीच देखोगे तो करीब करीब 250 का अंतर है। 250 साल तक भारतीय संभले नहीं, सीखा नहीं। इसने भारतीयों को पराजित कर दिया था, सबको 17 बार हरा दिया। फिर भी राजपूत राजा आपस में लड़ते रहे। ये तूफान की तरह आया, लूटा, चला गया। सबने यही सोचा बोले यूं आएंगे चले जाएंगे, संभले नहीं। और ये इलाका जो कभी हिंदू शाही वंश का था, वहीं पर बाद में गौर राज्य विकसित हुआ। यदि हिंदू शाही वंश उसमें बच जाता तो भारत की सीमा आज कहां से कहां तक होती, लेकिन नहीं बच पाया। क्यों नहीं बच पाया? क्योंकि राजपूत राजाओं में आपसी फूट इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार थी, कारण था। तो मैं कुछ चीजें आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। महमूद, इसका एक तो कोष्टक में टाइमिंग लिख दो महमूद का, 998 से। महमूद का टाइम लिख दो, 998 से 1030। महमूद कब तक गजनी का राजा रहा? 998 से 1030। 1030 यानी ये 32 साल तक कहां का राजा रहा? गजनी का राजा रहा। तो ये गजनी का राजा 998 से लेकर और 1030 तक रहा। कितने वर्ष राजा रहा? और पूरी दुनिया को इसने हैरत अंगेज तरीके से, इसने सिर्फ भारत की तरफ जीत हासिल नहीं की थी, चारों तरफ जीत हासिल की थी। ओके, अब आप लिखेंगे महमूद ने 1000 ईस्वी से 1027 के मध्य 1000 महमूद ने 1000 से 1027 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया। दोबारा बोलूं, महमूद ने 1000 से 1027 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अगला लिखेंगे, उसके आक्रमण करने के 2 उद्देश्य थे। उसके आक्रमण करने के 2 उद्देश्य थे। नंबर एक धन लूटना, नंबर दो इस्लाम का प्रसार करना। दूसरे में आगे लिखेंगे महमूद ने मूर्ति भंजक की उपाधि ग्रहण की। मूर्ति भंजक को फारसी में बुत शिकन कहा जाता है। ये लिखा हुआ है बेटा मेरा, मूर्ति भंजक को बुत शिकन कहा जाता है। आजकल ये बुत शिकन सब तो अपने हिंदी फिल्मों के गानों में भी चल रहा है बहुत ज्यादा। बुत शिकन
बहुत सारे, मेरे को तो ये तो याद नहीं, लेकिन आप लोग सुन लेते हो गाने, याद रहते नहीं है। अब मैं उनके भाव भी समझ जाता हूँ, क्योंकि बुद्ध चिकन ये हिस्ट्री में पढ़ा होता है। इसका अर्थ ये होता है कि हाँ मैं बुद्ध चिकन हूँ, क्योंकि मैंने दिल में रखी हुई तेरी मूर्ति को तोड़ दिया है। तो मतलब भाव इस प्रकार के होते हैं गानों में, तब वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो खैर तुम लोग तो पता है नहीं, ये बहुत सारे गानों में है, ये एक दो नहीं, बहुत सारे गानों में। खैर मैंने भाव ही समझा, मुझे गाना याद नहीं है कोई सा भी। चलो अगला, अब लिखेंगे, हेडिंग डालो, महमूद के प्रमुख आक्रमण। सारे तो पढ़ने नहीं है 17 अपने को। महमूद के प्रमुख आक्रमण। प्रमुख आक्रमण तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग वैसे लिख दें। प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1000। कहां हुआ? हिंदू शाही राज्य, हिंदू शाही राज्य पर। राजा कौन है? जयपाल। जयपाल पराजित हुआ, आत्महत्या की। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि घर जाकर के सोच सोच के मरने से अच्छा था युद्ध के मैदान में ढंग से लड़ता ना। लेकिन हिंदुस्तानियों की खास बात है, वो तनाव में रहते हैं, युद्ध के मैदान में नहीं। आज भी मैंने पेपर पढ़ रहा था सुबह उठ के, तो एक लड़की थी जिसने आत्महत्या कर ली, एमबीबीएस कर रही थी। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ आऊंगा ना, संडे को आ जाऊंगा, या शनिवार को आ रहा हूँ मैं पक्का। हाँ शनिवार को आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है, शनिवार को आ रहा हूँ, ठीक है। मैं वो लेके आऊंगा आपको। मैं करवा लूंगा यार। ठीक है ठीक है। हिंदी विषय ना, ठीक है। तो लिख दिया क्या आपने? लिख दिया, ओके। अब दोस्तों फिर इसने छोटे मोटे आक्रमण किए, लेकिन इसका फिर एक अगला आक्रमण नंबर 6। अब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 1008 में हुआ। आक्रमण नंबर 6 जो 1008 में हुआ, वो दोबारा किस पर हुआ? इसी पर हुआ। इसमें राजा कौन है? इसका बेटा कौन? नाम भले ही आनंद है, लेकिन दुख बहुत है इसके। आनंदपाल। आनंदपाल ये इस यदि आक्रमण का उल्लेख करूं तो इस युद्ध को वहंद का युद्ध कहते हैं। वहंद के युद्ध में मोहम्मद ने राजपूत राजाओं के, इसी आक्रमण की बात है दोस्तों ये, के संघ को हराया। के संघ को हराया। अब आनंदपाल की मदद कनौज का प्रतिहार राजा, प्रतिहार राजा राज्यपाल
एवं चंदेल शासक गढ़ ने सेना भेज कर की। तो इसका मतलब राजपूत इकट्ठे तो हुए हैं, राजपूत इकट्ठे तो हुए हैं। आनंदपाल की मदद करने के लिए, आनंदपाल की मदद करने के लिए कनौज का राजा था प्रत्या राजा, नाम था राज्यपाल, और चंदेल शासक था गढ़। हाँ जी, अच्छा मोहम्मद ने, ये लो क्या लिखूं मैं, महमूद, महमूद, अब दिक्कत नहीं है। ओके, तो वहंद के युद्ध में, वहंद किसकी राजधानी है? हिंदुशाही राज्य की, ठीक है। तो वहंद के युद्ध में महमूद ने राजपूत राजाओं के संघ को हराया। अब ये संघ कैसे बना? हाँ बेटा, ये भारत में 1027 तक रहा था, आक्रमण 26 में था इसका आखिरी। लिख दिया क्या? एक व्यक्ति जिसे दुनिया पहला सुल्तान कहती है, नाम महमूद, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी राजपूत राजाओं की सेना को, जबकि महमूद की सेना में 10,000 सैनिक थे, और यहां बताते हैं कि 50,000 की सेना तो खुद उसकी आनंदपाल की थी, और इन्होंने भी सेना तो भेजी होगी, मदद के लिए भेजी है, तो अरे 5-5, 10-10 हजार भी भेजे होंगे सैनिक, तो महमूद से कोई 10 गुना बड़ी सेना थी। लेकिन महमूद जीत गया और ये सेना हार गई। तो जीत संख्या से होती है क्या? नहीं, जीत किससे होती है? हौसला, इरादे, साहस, दमखम। और वही चीज आज भी है। आप लोग सोचते होंगे कि हमें बहुत सारी अच्छी कोचिंग मिले, हमें बहुत सारा समय मिले, बहुत सारे संसाधन मिले, तब हम थानेदार बनेंगे। नहीं जी, जीत इन संसाधनों से नहीं होती। बहुत सारे वे लोग जिन्हें मैं समझता हूं, जिनके बारे में सुना है और जानता भी हूं, वो बहुत सारे लोग भी बड़े अधिकारी बने हैं जिनके बिल्कुल संसाधन नहीं थे। एक हरियाणा के क्षेत्र में एक लड़की, जिसकी मां बर्तन मांजती थी, क्या नाम था? तंवर, दिव्या तंवर। दूसरों के घरों में बर्तन, फादर नहीं है, 2 लड़कियां, एक कमरा है, और वो कमरा नहीं है, वो भी पुराना कोई बटायत में आया था, भाइयों की बटायत में, उसी में किचन है, उसी कमरे में, उसी के अंदर माँ है, उसी में छोटी बहन है, उसी में वो है। कोचिंग करने का कोई दमखम नहीं है। बस एक बार माँ के साथ दिल्ली जाकर के उसने आईएएस के बारे में कुछ एक नोट्स लेकर के आई, किताबें खरीद के लाई, और कोचिंग वाले से पूछ करके आई कि मुझे बता दो। उसने बता दिया, घर आ गई और वहां बैठ के पढ़ाई की और आईएएस में सिलेक्शन करा लिया। जबकि परीक्षा तो आईएएस की बोलेंगे ना। अब दोबारा आईएएस भी बनी है, तो अब तो आईएएस ही कहोगे, पहली बार आईपीएस बनने से क्या हुआ? आज तो आईएएस है, वो प्रॉपर कलेक्टर की पोस्ट है उसके पास। तो बात यह है कि संसाधनों से, कोचिंगों से,
और बातें करनी से, फेंकनी से जीत नहीं होती। तुमसे तो तालियां बजवा लो। महमूद के उदाहरण से इतिहास में यही तो चीजें सिखाता है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि हिंदू से रोकना चाहते हैं और वो 10,000 की सेना के साथ हौसले से खत्म करना चाहता है। वो कहता है मैं ही जीतूंगा, तुम 10,000 की सेना है मेरी, तो कोई बात नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये तो मेरे पीछे, मैं हूं आगे, मैं मारूंगा सबको। तुम्हारी सेना में 60,000, तुम 10 लाख हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये दुस्साहस जो है वो जिता रहा है। आज भी कई बार आप अखबारों में पढ़ते होंगे, चर्चाओं में, हिंदू कुश नाम सुना होगा। ये वहंद के पास के पहाड़ को आज भी, जहां हिंदुओं का बड़ा मंदिर था, लोग उसे हिंदू शाह के नाम से, उसे आज अफगान हिंदू कुश कहते हैं। नाम आज भी है बचे हुए। हिंदू कुश के ठीक नीचे गांव का नाम आज भी रामगढ़ है। हालांकि रामगढ़ शोले मूवी से भी चर्चित हुआ, लेकिन रामगढ़ आज भी है पहाड़ी के ठीक नीचे। उसे वहां के अफगान भी रामगढ़ ही कहते हैं। हालांकि उस रामगढ़ में कोई राम नहीं है, सारे मोहम्मद हैं, वो अलग बात है, लेकिन गांव का नाम रामगढ़ है। अपने पत्रकार जो थे, एक सिख जो थे, वो जाकर के आए थे, तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी थी कि चीजें बदली नहीं है, आज भी नाम वही प्रचलित है, क्षेत्र वही है, बस विचार बदल गए, लोग बदल गए। तो इस आक्रमण के बाद अब महमूद को भारत के बीच में घुसना था, और अब उसने जब इसको खत्म कर दिया, इस इलाके पर नियंत्रण कर लिया, तो अब उसे भारत के अंदर घुसना था। उसने ना कश्मीर को छोड़ा। कश्मीर में इसमें रानी है, नाम है दिद्दा, दिद्दा, दिद्दा। तो इसके बाद उसने पंजाब को जीता, थानेश्वर, थानेश्वर, वही थानेश्वर जो हर्षवर्धन के समय राजधानी थी। फिर उसने किसी को नहीं छोड़ा, जो भी सामने आया। अब उसका भय इतना हो गया था, भय हौसले से, कि महमूद आ गया, बस इतना सुनना बहुत था, सब भाई हारना तो आई, कोई लड़ाई नहीं उससे। यहां कनौज, जो उत्तरी भारत की राजधानी थी, कनौज, और जिस कनौज के अंतर्गत मथुरा से लेकर के जयपुर तक आता था, यानी कि आज ये इलाका विराटनगर का क्षेत्र है, कनौज के अधीन थे ये सारे। तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, मथुरा भी इसमें था, और कनौज के पूरा क्षेत्र जो था जयपुर तक का इसके अधीन। और कनौज में प्रतिहार राजा था, प्रतिहार राजा, अभी तो मैंने बताया था। प्रतिहार राजा कौन? राज्यपाल। अब काम करो तो कोई तबीयत से करो, वरना काम को करो ही मत। राज्यपाल ने या तो इसकी हेल्प करनी थी आनंदपाल की, तो ढंग से करता और ढंग से लड़ता। अब वहां सेना और भेज दी, वहां जाके सेना हार और गिर। अब इसको पता लग गया कि दम नहीं है इसमें भी, उल्टा मतलब आपने निमंत्रण और दे दिया, इसलिए निर्भीक होकर के आया। और राज्यपाल तो इतना डरावा था, कितना, इतना कि युद्ध लड़ाई नहीं, उसने सेना को कहा जाओ लड़ो और मैं भाग लेता हूं, और यहां से भाग गया। तो थानेश्वर को 1012 में, इस कनौज को 1018-19 में इसने जीता। महमूद के साथ में एक लेखक आया था, उत्बी, उत्बी, वो लिखता है, उत्बी, वो लिखता है कि मथुरा बहुत सुंदर शहर था, यमुना के किनारे दूर दूर तक फैले हुए, ऊंची ऊंची इमारतें, और चारों ओर हरियाली हरियाली, और धन धान से संपूर्ण यहां के लोग। महमूद ने इस सुंदर शहर को देख करके कनौज से जीतकर आने के बाद में 7 दिन मथुरा में डेरा डाला, और कहा कि मुझे इस नगर की सुंदरता समाप्त करनी है, और अपनी सेना को आदेश दे दिया। सारे जितने भी अच्छे घर थे, मंदिर थे, जो घाट थे यमुना पर, सब तोड़ दिए गए। और इसके बाद वहां के लोगों को बंदी बनाया, जितने भी अच्छे लगे बंदी बनाकर, करीब 40,000 लोगों को दास बनाकर, गुलाम बनाकर, दास और दासियां बनाकर की वो गजनी लाया।
तो आक्रमण में बड़ा सर्वनाश हुआ। इस बात से जो राज्यपाल भाग गया, इस बात से चंदेल जो राजा थे, चंदेल जिनकी राजधानी खजुराहो, नाम सुना होगा आपने, खजुराहो। तो खजुराहो में राजपूत राजा विद्याधर था। विद्याधर, ये विद्याधर उसी का बेटा है। किसका बेटा? उसका बेटा गढ़ का। ये चंदेल शासक गढ़, गढ़ की मृत्यु के बाद शासक कौन बना है? विद्याधर। और विद्याधर ने क्या किया कि इस बात के लिए कि तू भागा क्यों रहे, तू भागा क्यों, विद्याधर ने जाकर के इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? राज्यपाल के। तो विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। जब ये सूचना इसके पास गई, महमूद के पास, तो उसने कहा बोले चलो रे, खजुराहो को जीत लिया और विद्याधर को हराकर बंदी बना लिया। बोले ज्यादा बहादुर बनता है क्या तू? विद्याधर ने कहा कि प्राण बख्श दे, चाहे जितना। बोले, उसने कहा बख्श दूंगा, तू तेरे पास धन कितना है? तो उसने जितना भी था वो सारा दे दिया। यहां तक कि विद्याधर को कहा कि तुम्हारे रसोई में भी वो चांदी के बर्तन है? बोले हाँ है। पिघला उनको, वो भी निकाल दे फटाफट। और उन्हें भी पिघला करके और चांदी का पिंड बना करके दिया, तब जाकर के हो गया। धन लूटना तो उसका खास मकसद है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो अब मैं ये दूसरे तीसरे आक्रमण जो है वो भी आपको बता देता हूं, आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ। 1012 अगला आक्रमण है दोस्तों। 1012 पंजाब, हरियाणा, कश्मीर जीता। थानेश्वर लूटा। कश्मीर की शासिका दिद्दा थी, दिद्दा, दीदा, दिद्दा थी। 1018-19 1018-19 मथुरा को नष्ट किया। उत्बी ने लिखा दुनिया का सबसे सुंदर एवं बड़ा शहर था मथुरा था। मथुरा को नष्ट किया। कन्नौज जीता। कन्नौज शासक राज्यपाल भागा। एक 1022 सॉरी 1022 ये पहले वो घटना बता दूं। राज्यपाल की हत्या चंदेल शासक विद्याधर ने की। राज्यपाल की हत्या चंदेल शासक विद्याधर ने की। 1022 खजुराहो लूटा, विद्याधर को हराया।
को आ रहा है 1025। गुजरात जीता, सोमनाथ मंदिर तोड़ा, मंदिर तोड़ा, राजा भीम प्रथम भागा। भारतीय राजाओं की स्थिति को देखोगे, भाग रहे हैं और मोहम्मद आ गया महमूद आ गया बोलो भागो। ये थी इनकी है, इतना खौफ था इसका, इसलिए तो हौसला जीतता है। जी राज्यपाल विद्याधर ने कर दी, क्यों भागा है? भगाया थोड़ी ना था, वो लड़ा ही नहीं, सेना को भेज दिया, बोले जाओ रे तुम लड़ लो, मैं जा रहा हूं। उसने कहा कायर, हालांकि एक बात और सुन लो, उस समय यदि विद्याधर साथ देता बजाय उसको मारने की, भाई चल तू डर रहा है मैं तेरे साथ हूं, दोनों मिलकर आएंगे, लेकिन उसको तो खुद को विद्याधर को मौका मिल गया कन्नौज पर कब्जा करने का। सब दाव पेच भारत में तो खेल रहे थे, लेकिन उसका सामना कोई नहीं कर रहा। जी बताएं। गुजरात का राजा, चालुक्य राजा भीम, उसने सामना नहीं किया। मैं लिखूं यहां गुजरात राजा भीम फर्स्ट था। नाम क्या है? भीम। और काम क्या है? भगो रे भगो। ऐसे तो भीम होते थे अपने। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत लंबे समय से, यानी भारत जितनी समय से भारत में सभ्यताएं बसी, तो लंबे समय से भारत का आधे से ज्यादा समय गुलामी में बीता, विदेशियों ने यहां पर राज किया। क्यों? रिजल्ट देख रहे हो, भागो रे भागो। कोई हिम्मत नहीं है। भारत की जेनेटिक कोड जो है उसमें समस्या है। ये बात गुरु गोविंद सिंह ने भी कही थी। गुरु गोविंद सिंह जो औरंगजेब का सामना कर रहा था, उसने हिंदुओं को कहा था कि तुम डरो मत औरंगजेब से, मैं लड़ रहा हूं ना। गुरु गोविंद सिंह ने पीछे नहीं हटे। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे चार बेटे हैं, दो हैं अभी, मैं लड़ूंगा, मेरे बाद वो लड़ेंगे। औरंगजेब ने फिर से उसके दो बेटों को जिंदा कटवा दिया, यहां तक कि दोनों हाथ पिलरों के बंधवा करके, और फिर यहां से कटवा करके दो हिस्से करवा दिए उसके, उसी के सामने, आंखों के सामने। गोविंद सिंह ने कहा कि मेरा मन नहीं झुकेगा, और जिंदगी भर लड़ते रहे। और आखिर औरंगजेब के मुगल साम्राज्य को खत्म करने में उन्हें सफलता भी मिली। औरंगजेब के बाद में कहां चला मुगल साम्राज्य? खत्म। उसके लिए क्या होता है? साहस होने की जरूरत है। गोविंद सिंह ने कहा था कि हिंदुओं में सबसे बड़ी समस्या है कि वैसे देखें तो वो बड़े वीर बनते हैं, लेकिन मौका मिलते ही सबसे बड़े कायर की भांति भाग जाते हैं। ये कोड है। खैर, मैं हिंदुओं की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। और ये, हाँ, उत्बी जो है वो लिखता है कि मंदिर बहुत खास था, समुद्र के 3 कोणों से घिरा हुआ ये मंदिर, बहुत भारी भीड़ थी।
बहुत भारी भीड़ थी। उत्तवी लिखता है, मैं तुम्हें नहीं लिखवाऊंगा ये बात, तुम सुन लो, कि सबसे बड़ी बात थी कि सोमनाथ यानी भगवान शिव की जो मूर्ति थी वो बहुत बड़े कक्ष में हवा में लटकी हुई थी। इस कारण बहुत सारे लोगों ने सोमनाथ को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। उत्तवी लिखता है कि कम से कम लाखों जो जनता थी, राजा भाग गया, जनता यानी जिनकी श्रद्धा है हमारे भगवान सोमनाथ, वो नियत थे लोग, आम जनता नियत थी है, वो लड़ने के लिए आ गई। तो महमूद को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये लोग कम ही नहीं हो रहे, उसकी 10-12 हजार की सेना लोगों को काट रही है, लाखों को काटेगी तो टाइम तो लगेगा। लाखों से अधिक संख्या में लोग मारे गए। और जब सारी भीड़ कट गई तब महमूद ने कहा कि इस हिंदुस्तान में जहां राजा भाग रहे हैं, इस जनता, लाखों की जनता इस मंदिर के लिए अपने प्राण क्यों दे रही, क्या खास है इसमें। तो उसने स्वयं गया था, वरना तो अपनी सेना को कहता लूट लाओ रे। फिर वो खुद गया, उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं क्या है इसमें। जब वो गया तो उसने देखा कि मूर्ति जो है वो हवा में लटकी हुई है, मतलब जमीन से 4 फुट ऊपर, छत से 4 फुट नीचे, इधर की दीवार से 8-10 फीट साइड में, इधर की दीवार से 8-10 फीट साइड में, बीच में। महमूद को लगा कि कोई ऐसी नए दिखने वाली रस्सियों से लटकाया गया है। उसने अपनी तलवार निकाली, मूर्ति के चारों तरफ, ऊपर, साइड में, नीचे तलवार चलाई, आगे पीछे तलवार चलाई, कि कोई ना कोई रस्सी तो जरूर होगी, बंधा होगा। लेकिन फिर भी मूर्ति वही। महमूद ने जोर से उस मूर्ति को धक्का देके नीचे खींचने की कोशिश की, मूर्ति नीचे आ गई थोड़ी, जैसे छोड़ा वापस वहीं चली गई। अब महमूद को लगा ये चक्कर क्या है। उसने लोगों को कहा कि एक काम करो, इसकी छत उखाड़ो, कुछ ना कुछ बंधा हुआ है। उसने छत उड़वाई, छत उड़वाते जो मूर्ति थी वो नीचे आके बैठ गई। महमूद समझ गया, उसने कहा इस दीवार को हटाओ। इस दीवार के हटाते मूर्ति आकर के इस दीवार के चिपक गई। ये दीवार तोड़वाते हो, तब महमूद को पता लगा कि मूर्ति, उसने कहा मूर्ति को तोड़ो। मूर्ति को तोड़ा गया तो टूट नहीं रही, अंदर लोहा था और दीवारों के ऊपर चुंबक लगाए गए थे। उस चुंबक ने उसने इतना बढ़िया सेट कर रखा था कि लोहा बीच में अटका हुआ था, 4 चुंबक खींच रहे थे। उस जमाने में इतनी बढ़िया कारीगरी थी भारत में, लेकिन कभी लड़ने में दिमाग नहीं लगाया। सोमनाथ का मंदिर तो देखा होगा आप में से, इतना प्यारा मंदिर है, इसीलिए तो वो आया था। देखोगे क्या? ये तो यार साफ नहीं आ रहा। हाँ, मैं जाके आ गया। अभी मूर्ति स्थापित है यहां। अभी जो मूर्ति है दोस्तों, ये स्थापित है, यानी स्थापित की गई है। आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ा सा कि ये सामने समुद्र है। अब यार ये साफ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ये भी कोई खास, फिर भी ये जो मंदिर है बहुत सारे स्तंभों पे बना हुआ है, एकदम समुद्र के किनारे, जहां 3 ओर से पानी नहीं घिरे हुए, सारी लहरें आती हैं और इतना हवा के प्रवाह से यहाँ के समुद्र तट पर इस पानी में कोई भी कचरा नहीं आता। सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी बात कि जब दीर्घ ज्वार आता है, मतलब ज्वार आते हैं ना, ज्वार भाटा, तो लहरें आती हैं और सोमनाथ के पैरों तक आते हैं, यानी उस भगवान शिव की मूर्ति के पैरों तक आकर के जाती है। पहले भी आती थी, जितना ऊपर उठाया गया था वहां तक लहरें आती थी और वहां उनके पैरों को चूम करके, पैरों को छू करके लहरें वापस लौट जाती थी। और कभी भी कोई भी
कितना भी बड़ा, चाहे ताउते आ जाए, चाहे विपर्जोय आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, लहरें वहां से ऊपर नहीं उड़ती, वहां की लहरें बिल्कुल नहीं जाती। ऐसा कुछ खास है इसमें मंदिर में। लेकिन ये मंदिर जो है वो दिख नहीं पा रहा, आप लोग शायद यहां से देखोगे तो भी दिखेगा, या इसको देखो, देखे ये भी आपको लहरें दिख रही होंगी, आती हुई लहरें। तो ये मंदिर में दीर्घ जवार के समय मंदिर में आती है और मंदिर में आकर के वापस लौट जाती है। तो चारों तरफ से आपको तिकोना बाग दिख रहा होगा, दिख रहा है समुद्र में। चलिए खैर, छोड़िए, अपने मुद्दे पर आइए। और ये लिख दिया क्या यहां तक आपने? लिख दिया क्या? तो लास्ट की बात भी लिख दो। 1030 में 1030 में महमूद की मृत्यु हुई। महमूद की मृत्यु हुई। अब इसकी मृत्यु की राज को भी जान लो। व्यक्ति बहुत ज्यादा जब सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत घमंडी और उदंडी बन जाता है। इतनी शराब पी इसने कि शराब के कारण इसकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु का कारण कोई दुश्मन नहीं मार सका। बहुत ज्यादा घमंड में आने के बाद में खुद व्यक्ति खुद का दुश्मन बन जाता है, तो मृत्यु हो गई। इसका प्रभाव क्या पड़ा महमूद के आक्रमण का? दोस्तों, इस महमूद ने भारत का ये जो क्षेत्र है, ये हमेशा हमेशा के लिए भारत से अलग कर दिया, ये वाला क्षेत्र। और कश्मीर भी, यहां तक कि पंजाब भी, सिंध भी, मुल्तान भी, यहां तक का प्रदेश उसने किस राज्य में मिला लिया? तो नीचे लिखें, महमूद ने सिंध बलूचिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान के हिंदू राज्य, उत्तरी अफगानिस्तान के हिंदू राज्य सहित पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया। दोबारा बोलूं, महमूद ने सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान के हिंदू राज्य सहित पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, लिख दिया। एक और लास्ट बात, महमूद का के समय एक और लेखक भारत आया था जिसका नाम था अल बरूनी। काफी पूछा जाता है अल बरूनी। तो एक और लेखक भारत आया था जिसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी अलब नहीं होता, अल बरूनी। तो चाहे अलब रूनी बोल दो या अल बरूनी बोल दो या अलब रूनी बोल दो या अल बरूनी बोल दो। ओके, अब दोस्तों इसने भारतीयों को देखा, भारत के वेद पढ़े और एक रचना की किताब उल हिंद। इसे तहकीकात ए हिंद भी कहा जाता है। किताब एक ही है, मूलतः ये थी, और ये किस भाषा में लिखी थी? अरबी में। कौन सी भाषा में? और अल बरूनी ने भारत में वेद, पुराण सब पढ़े थे और ये प्रशंसा करता है भारतीय ज्ञान की, भारतीय विज्ञान की बहुत प्रशंसा करता है। वो कहता है दुनिया में सच में भारत जैसा देश कोई नहीं है। लेकिन वो आलोचना भी करता है कि यहाँ के निवासियों को कुछ नहीं पता कि उनके पुराना ज्ञान कितना था, विज्ञान कितना था, वो जानना ही नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये बात भी लिख देंगे। महमूद के समय
महमूद के समय अल बरूनी भारत आया। भारतीय वेद पुराण एवं विज्ञान की प्रशंसा की। विज्ञान की प्रशंसा की। भारत पर किताब उल हिंद, भारत पर किताब उल हिंद, किताब उल हिंद ग्रंथ अरबी में लिखा। भारत पर किताब उल हिंद ग्रंथ अरबी में लिखा। लिख दिया, लिख दिया। ओके, अब दोस्तों ये महमूद का खेल खत्म। तीसरा गोरी को ले रहा हूं मैं। ये मोहम्मद है, वो महमूद है, तो ये मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। तो वक्त के तकाजे में साम्राज्यों का उत्थान और पतन होता रहता है। वक्त के तकाजे में साम्राज्यों का उत्थान पतन होता रहता है। जो कभी इतना शक्तिशाली था महमूद, क्या हुआ उसके बाद? वो दारू पी के मर गया, लेकिन उसके बेटे तो ठीक है शक्तिशाली थे, लेकिन उसके पोतों के समय, उसके पौत्र जब शासक था, तब एक गुलाम था उसका, हुसैन। उस गुलाम हुसैन ने खुद का राज्य बना लिया। गौर जो हिंदुओं से प्राप्त किया था, वहंद का नाम अब गौर रख दिया गया। ये गौर वास्तव में वहां रहने वाले ब्राह्मणों के कारण रखा गया था। वो ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण थे। गौड़ ब्राह्मणों की अधिक संख्या के कारण उस क्षेत्र को गौड़ वाला या गौर नाम दिया गया। गौर। और यहां गौर में ये हुसैन प्रभारी बनाया गया। फिर इसने सेना जुटाई, शक्तिशाली हुआ, और फिर इसने आक्रमण कर दिया गजनी पर, और हुसैन ने गजनी को लूटा और महमूद का वंश खत्म कर दिया। जो कभी गजनी था, जो शक्तिशाली था, अब उस पर नियंत्रण हुसैन का हो गया। और हुसैन का पुत्र जो था, उसका नाम था गयासुद्दीन गौर। क्या नाम था? गयासुद्दीन गौर। अब गयासुद्दीन गौर इसलिए क्योंकि इनकी राजधानी इन्होंने क्या बना ली? क्योंकि इन्होंने गजनी से इतनी नफरत थी इनको कि गजनी को आग में जलाकर खाक कर दिया। इसलिए ये जो गौर है, गौर, यहां इस राजधानी के कारण इनके साथ में गौर लगता है। गयासुद्दीन गौर या गयासुद्दीन गोरी, मोहम्मद गोरी या महमूद गौर, मोहम्मद गौर। जबकि ये गौर जो शब्द है, ये गौड़ से बना है। इसका अर्थ ये था कि मोहम्मद गोरी उन्हीं गौड़ ब्राह्मणों में से कन्वर्टेड मुसलमान था। वो लगाते थे अपनी पहचान, आज भी लगाते हैं। मैंने कल भी बताया था तुम्हें, आज भी लगाते हैं। आज भी जो पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं,
कईयों के नाम के साथ में तुम जाखड़, पूनिया, ये सब नाम देखने को मिल जाएंगे। वो लगाते हैं अपने साथ अपनी पुरानी पहचान। ठीक, तो शासक कौन रहा? अब मैं शासक की हेडिंग डाल रहा हूं, गौर का शासक कौन है? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन गौर, ये या गौरी, गयासुद्दीन गौरी, ये शासक बना था 1173 में, और तब से 1192 तक ये शासक रहा। आप पूछना चाह रहे होंगे कि सर हेडिंग ये क्यों डाली है? हाँ, यही रहेगी, क्योंकि ये शासक कहां का है? गौर का, गौर का शासक रहा। अब इसने क्या किया? इसका छोटा भाई है और उसका नाम है मोहम्मद, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? वास्तविक नाम था इसका मोहम्मद, मोहम्मद बिन साम, बिन साम। तो ये मोहम्मद गोरी इसका छोटा भाई है। इसने कहा भाई देख, मैं यहां गौर में और जो अपना क्षेत्र है वहां राज कर लेता हूं, तो ये काम करे ना। बोले क्या? तू और भी क्षेत्र जीत ले यार। बोले ठीक है, तो मैं जीत लेता हूं। बोले यहां तो शासन में ही कर लूंगा। बोले ठीक है, तो तू सेना ले जा और महमूद गजनवी की तरह तू भी जीत हासिल कर ले। बोले हो, कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए ये गजनी से सेना लेकर के निकला और फिर से इसने ये मुल्तान, अब यहां तक का क्षेत्र तो मुस्लिम क्षेत्र बन चुका था, लेकिन ये क्षेत्र अभी भी मुस्लिम कन्वर्ट नहीं हुआ था, कोई थोड़े बहुत इसमें लोग थे, इसलिए इसने इन सबको जीत लिया। इसने सिंध को भी जीत लिया, और इसने सिंध को जीत करके पहला आक्रमण गुजरात पर किया था। लेकिन अब इस समय गुजरात का राजा नाम है मूलराज। कौन है ये मूलराज? जो है ये कोई बच्चा है, बच्चा है छोटा। इसकी मां जो अपने अजमेर के चौहानों की रिश्तेदारी थी, तो इसकी मां जो थी वो युद्ध भूमि में उतरी थी। नाम मूलराज का था, लेकिन मां संरक्षिका थी। वो युद्ध भूमि में उतरी और आबू की तलहटी में, आबू पर्वत की तलहटी में आबू के युद्ध में शानदार रूप से गौरी को पराजित कर दिया गया। तो अब गुजरात की वही लोग हैं, वही गुजरात के लोग, भीम भाग रहा है और एक महिला के नेतृत्व में गौरी को बहुत शानदार शिकस्त दी। तो याद रखें, मोहम्मद गौरी में महमूद गजनवी में एक अंतर है। क्या अंतर है? महमूद तूफान का नाम था, महमूद गजनवी वो दुस्साहसी था, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। ये एक साधारण प्राणी है, इसमें वो दुस्साहस नहीं है। ये कई बार आ रहा है भारत में, हर किसी ने आ रहा है। इसको पृथ्वीराज ने भी हराया था। अरे पृथ्वीराज तृतीय नित्रायन प्रथम में। तो ये तो हारने वाला आदमी हार करके भी, लेकिन इसकी खास बात, हार करके सीखता है। इसको हारने के बाद जीतना आता है। इसे पता है कि मैं दुस्साहसी नहीं हूं, मैं साधारण प्राणी हूं, लेकिन सपने बड़े हैं। सपनों को प्राप्त करने के लिए हार से सीखना इसकी आदत है। तो इसको भारत में 3-4 बार हारना पड़ा, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। और परिणाम देखिए कि जो तूफान था महमूद गजनवी, उसको वो भारत में राज्य स्थापित कर पाया क्या? नहीं। लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसा राज्य स्थापित कर गया जो पूरे भारत में करीब 800 साल तक चला। इसलिए कहते हैं ना कि खरगोश और कछुए में असली जीत कछुए की होती। ये कछुआ चाल से चला था, हार करके जीतना, फिर आक्रमण करना, फिर सीखना, फिर आक्रमण करना। ठीक है, तो मैं बता दूं, फिर ये गौरी का शासक कब बना? ये जो गौर था, गौर का शासक महमूद कब बना? 1192। इसलिए शासक बनता है 1192 से लेकर 1206। 6 में मर गया, और 6 में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक,
6 से लेकर के 10 तक शासक रहा। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको लिखवा देता हूं। हेडिंग डाल दिया आपने मोहम्मद गोरी, तो उसमें लिखेंगे आप गयासुद्दीन गोरी, इसी में नीचे लिखेंगे गयासुद्दीन गोरी। अजय आपने मोहम्मद गोरी की हेडिंग डाल दी ना, अब नीचे लिखेंगे गयासुद्दीन गोरी। गयासुद्दीन गोरी 1173 से 1192 तक, 1173 से 1192 तक गौर का शासक रहा। गौर का शासक रहा। इसका छोटा भाई मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी कोष्टक में लिखेंगे मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम ने भारत पर आक्रमण किए। आक्रमण किए, आगे लिखे। अच्छा, दोनों में अंतर। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या है? धन लूटना? नहीं, साम्राज्य स्थापित करना, बस ये बात इंपॉर्टेंट है। तो नीचे लिखे मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का उद्देश्य, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का उद्देश्य साम्राज्य की स्थापना करना था। साम्राज्य की स्थापना करना था। साम्राज्य की स्थापना करना था। अब इसके जो आक्रमण है मैं एक एक करके बता देता हूं। बता दूं? जी साहब, आप लोग लिखना शुरू करें। पहला आक्रमण 1173 में मुल्तान एवं सिंध जीता। सिंध जीता। दूसरा आक्रमण 1178 गुजरात पर आक्रमण। गुजरात शासक मूलराज ने आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया। अब नाम इसका मूलराज का ही चलेगा। तीसरा 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। अजमेर शासक पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया। ग्यारह सौ 92 तराइन का
दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर पंजाब, राजपुताना, दिल्ली तक नियंत्रण कर लिया। लिख दिया क्या? क्या ब्रेक लोगे? चलने दो, चाहिए 5 मिनट। ओके, तो मैं ब्रेक दे रहा हूं आपको 41 यानी 42, 52, 55 तक आ जाना, ठीक? ओके, नमस्कार।